सितंबर 2003 में ब्रिटेन में शफी अहमद का नाम तेजी से चर्चा में आता है। 17 साल की शफी अहमद अचानक लापता हो जाती हैं। महीनों की तलाश के बाद भी उनका कोई अता पता नहीं चलता। इस मामले में शक की सुई उनके माता पिता की ओर भी जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगते। यह मामला एक रहस्य बन जाता है। 10 साल तक पुलिस के हाथ खाली रहते हैं, लेकिन अचानक कुछ ऐसा घटित होता है जो इस केस की परत दर परत सच्चाई को उजागर करता है। शफी अहमद का जन्म 14 जुलाई 1986 को हुआ था। वह ब्रिटिश पाकिस्तानी मूल की लड़की थी। उनके पिता इफ्तिकार अहमद पाकिस्तान के गुजरात जिले के उत्तम गांव के रहने वाले थे। लगभग 20 से 22 साल की उम्र में इफ्तिकार रोजगार की तलाश में ब्रिटेन चले आए। यहां रहते हुए उन्होंने एक विदेशी लड़की से शादी की, लेकिन जब उन्होंने अपने परिवार को इस शादी के बारे में बताया तो घर वाले इसे मानने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद इफ्तिकार के परिवार ने उन पर दूसरी शादी करने का दबाव बनाया। अंततः इफ्तिकार ने फरजाना अहमद नाम की एक पाकिस्तानी लड़की से शादी की और कुछ समय बाद उसे ब्रिटेन ले आए। ब्रिटेन में इफ्तिकार का परिवार बड़ा होता गया और उनके घर में 2 और बेटियों का जन्म होता है। शफी अहमद की शिक्षा वॉरिंगटन में होती है, जहां उनकी पढ़ाई शुरू होती है। इफ्तिकार अक्सर छुट्टियों में अपने बच्चों और पत्नी को लेकर पाकिस्तान आते थे। 2003 में शफी की उम्र 17 साल हो चुकी थी और वह कानून की पढ़ाई कर रही थी, जिसका सपना उसे वकील बनने का था। 18 फरवरी 2003 को शफी अपने परिवार के साथ पाकिस्तान गई। वहां एक पारिवारिक शादी समारोह में शामिल होने के बाद कुछ दिनों बाद शफी एक बड़े हादसे का शिकार हो जाती हैं। दरअसल वह गलती से फिनाइल पी लेती हैं, जिससे उसका गला जल जाता है। शफी के माता पिता का कहना है कि इस घटना के पीछे एक पाकिस्तानी लड़के से शादी के लिए उन पर बनाए गए दबाव का हाथ था। लेकिन बाद में माता पिता दावा करते हैं कि यह एक दुर्घटना थी। दरअसल एक पुरानी बोतल में फिनाइल रखी गई थी, जिसे शफी ने पानी समझकर पी लिया। शफी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लंबे समय तक अस्पताल में रहने के बाद वह ठीक हो जाती हैं और 27 मई 2003 को वापस ब्रिटेन लौट आती हैं। अस्पताल से लौटने के बाद वह कॉलेज में अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करती हैं और पार्ट टाइम नौकरी भी करती हैं। लेकिन 18 सितंबर 2003 को उनके कॉलेज के एक टीचर नोटिस करते हैं कि शफी पिछले 1 हफ्ते से कॉलेज नहीं आई है। उन्हें फोन करने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन संपर्क नहीं हो पाता। जब टीचर ने शफी के माता पिता से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी पिछले 1 हफ्ते से घर नहीं आई है। इसके बावजूद माता पिता ने अब तक पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी। इस पर टीचर ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब शफी के घर आती है तो उनके माता पिता बताते हैं कि उन्होंने आखिरी बार 11 सितंबर 2003 को शफी को देखा था। जब पुलिस पूछती है कि यदि उनकी बेटी 1 हफ्ते से गायब है तो उन्होंने शिकायत क्यों नहीं की, तो माता पिता का कहना है कि शफी पहले भी कई बार घर से गायब हो चुकी हैं। पुलिस रिकॉर्ड की जांच करने पर पता चलता है कि शफी 12 साल की उम्र में भी गायब हो चुकी थी। वह 10 मार्च 1998 को अपनी छोटी बहन के साथ घर से लापता हो गई थी, लेकिन शाम होते होते वह वापस आ गई। दूसरी बार शफी 25 नवंबर 2002 को घर से भाग गई थी और पुलिस ने उसे एक पार्क में बैठा पाया। तीसरी बार वह 3 फरवरी 2003 को अपने एक दोस्त के साथ घर छोड़कर भाग गई थी और 2 दिन बाद वह एक सुरक्षित आश्रय में गई, जहां उन्होंने अपने माता पिता के खिलाफ घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब जब माता पिता के बयानों और पुलिस रिकॉर्ड से यह साबित हो जाता है कि शफी पहले भी कई बार घर छोड़ चुकी हैं, तो पुलिस को लगता है कि शायद वह इस बार भी अपनी मर्जी से गई होंगी। लेकिन पुलिस की जांच में थोड़ी सुस्ती दिखती है और स्थानीय मीडिया इसका मुद्दा बनाने लगती है।
शफी के घर से पुलिस को उसकी कई कविताएं और लेख मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि वह अपने घर के माहौल से खुश नहीं थी। माता पिता चाहते थे कि शफी एक पारंपरिक पाकिस्तानी लड़की की तरह जिए, जबकि वह पश्चिमी संस्कृति को पसंद करती थी। ये कविताएं जब लोगों तक पहुंचती हैं तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। पुलिस को शफी को खोजने का दबाव बढ़ता है। पुलिस हर उस जगह की तलाश करती है जहां शफी जा सकती थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। हालांकि एक सीसीटीवी फुटेज में शफी की तस्वीर दिखाई देती है। जब यह फुटेज शफी के माता पिता को दिखाई जाती है तो वे उसकी पहचान कर लेते हैं। हालांकि जब यह तस्वीर शफी के कॉलेज के टीचर को दिखाई जाती है तो वह इसे शफी नहीं मानते। इससे पुलिस का माथा घूमने लगता है। पुलिस माता पिता पर शक करना शुरू कर देती है और उनके घर पर ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाकर उनकी बातें सुनने लगती है। रिकॉर्डिंग में इफ्तिकार कहते हैं कि ब्रिटेन में यदि तुम 40 लोगों को मार दो और कोई सबूत न छोड़ो तो कानून तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस सबूतों के आधार पर 18 दिसंबर 2003 को पुलिस इफ्तिकार और उसकी पत्नी फरजाना को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता और उन्हें रिहा करना पड़ता है। 2004 में शफी के मामले में पुलिस अब तक खाली हाथ थी। इसी बीच कैंट नदी में बाढ़ आती है और जब बाढ़ का पानी उतरता है तो राहत कार्य में लगे लोगों को एक लड़की की सड़ी गली लाश मिलती है। जब पुलिस उस लाश के डीएनए सैंपल इफ्तिकार और फरजाना के सैंपल से मिलाते हैं तो वह लाश शफी की होती है। अब पुलिस को समझ में आता है कि शफी की हत्या किसने की। इफ्तिकार और फरजाना पर फिर से सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन फिर से उन पर कोई आरोप साबित नहीं हो पाता। मामले की सुनवाई में समय बीतता है और लोग शफी के केस को भूलने लगते हैं। 25 अगस्त 2010 को इफ्तिकार के घर में चोरी होती है। चोर की पहचान होती है और वह कोई और नहीं बल्कि शफी की छोटी बहन अलीशा होती है। पुलिस जब अलीशा से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि शफी की हत्या इफ्तिकार और फरजाना ने की थी। अलीशा बताती है कि उसके माता पिता ने शफी को मार डाला और उसके शव को जंगल में फेंक दिया। यह जानकर पुलिस एक बार फिर इफ्तिकार और फरजाना को गिरफ्तार करती है। अलीशा की गवाही के आधार पर 2 सितंबर 2010 को इफ्तिकार और फरजाना को गिरफ्तार किया जाता है। दोनों का केस चलता है और फरजाना अंततः स्वीकार करती है कि इफ्तिकार ने ही शफी की हत्या की थी। पुलिस के पास इफ्तिकार के खिलाफ कई सबूत होते हैं और अंततः उन्हें सजा मिलती है। इस तरह शफी अहमद की कहानी खत्म होती है, लेकिन यह सवाल छोड़ जाती है कि क्या ऐसे मामले फिर से नहीं होंगे। शफी अहमद का मामला एक भयानक सच्चाई को उजागर करता है, जहां एक लड़की को अपने परिवार के दबाव और परंपराओं के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। यह कहानी उन सभी लड़कियों की है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ती हैं और जिनकी आवाज को अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि समाज को इन समस्याओं को सुलझाने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।